औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का एक नया टॉपिक सेल के स्ट्रक्चर के हवाले से क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 वो है हमारे साथ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल तो हम फर्स्ट ईयर में इसका पढ़ लेते हैं, लेकिन 9 के कोर्स के हवाले से जो डिटेल मेंशन करेंगे इंशाल्लाह वो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म है क्या? अगर हम इस वर्ड को गौर से देखें तो द वर्ड साइटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड साइटो। जब भी वर्ड साइटो हम लिख लेते हैं वी कॉल देम द सेल, और द सेकंड वर्ड है प्लाज्म। द वर्ड प्लाज्म मीन फ्लूइड या लिक्विड पार्ट, यानी लिक्विड, और यू कैन राइट हेयर फ्लूइड। फ्लूइड लिखेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। तो इन दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन बनती है साइटोप्लाज्म, यानी सेल का एक ऐसा हिस्सा जो एक्वस हो, आबी हो, यानी ट्रांसलूसेंट किस्म का एक मटेरियल पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, अगर मैं एक सेल को ड्रॉ करना चाहूं, सपोज दिस इज द सेल, सपोज एनिमल सेल को मैंने ड्रॉ किया, और ये एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होंगे, और इनके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन को अब गौर से देखें, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। दिस पोर्शन, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वी कॉल देम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सिंपल वी कैन राइट हियर the space between cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, the space between cell membrane and the nuclear membrane is filled, एक खाली नहीं बल्कि एक भरा हुआ है। किस चीज से? बाई ट्रांसलूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट फ्लूइड से। तो ये हिस्सा एक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड से भरा हुआ होता है। यू कैन आल्सो राइट हियर कि यहाँ पे जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है, कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस हिस्से को नाम दिया जाता है किसका? साइटोप्लाज्म का। देखिए गौर से, अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, तो इसका ये वाला हिस्सा, ये ट्रांसलूसेंट फ्लूइड या जेली लाइक मटेरियल जो फ्लूइड समझा जाता है, इससे भरा हुआ होता है, जिसको नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म का। ये जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है साइटोप्लाज्म। इन दो पार्ट्स में से एक को नाम दिया जाता है द सॉल्युबल पार्ट, और दूसरे को नाम दिया जाता है इनसॉल्युबल पार्ट। तो एक हिस्सा इनका सॉल्युबल कहलाता है और दूसरा हिस्सा इनका इनसॉल्युबल हिस्सा कहलाता है। ये जो इनसॉल्युबल पार्ट है, सॉरी सॉल्युबल पार्ट को डिस्कस करते चलूं। द सॉल्युबल पार्ट हैव या कंटेन इट व्हाट? इट कंटेन अबाउट 90% वाटर। इसमें तकरीबन 90% वाटर प्रेजेंट होता है, और इस हिस्से में वी कैन राइट हेयर कि एक्वस पार्ट है। एक्वस मीन आबी, ज्यादातर पानी इस हिस्से में पाया जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्वस हिस्से का। और इस वाले हिस्से में यू कैन राइट हेयर कि जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो सॉल्युबल पार्ट है, हैव फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या होता है? फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स
ऑफ लाइफ के होते हैं, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से फंडामेंटल, लेकिन हम फर्स्ट ईयर में इसको काफी डिटेल से पढ़ते हैं। 9 के कोर्स के हवाले से अब जस्ट इतना नोट कर लें कि सॉल्युबल पार्ट में 90% वाटर यानी एक हिस्सा है, और इसमें सॉल्युबल पार्ट में फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के होते हैं। अगर हम इनसॉल्युबल पार्ट को देखें, किसको? इनसॉल्युबल पार्ट को, इनसॉल्युबल पार्ट हैव a lot of storage molecule, a lot of wastes, not only wastes, बल्कि हम सिंपल कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स का। किसका? सेलुलर ऑर्गेनेल्स का। अब क्वेश्चन ये है कि साइटोप्लाज्म कौन सा अहम हिस्सा, कैसा हिस्सा है? तो नोट कर लें स्टूडेंट्स कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा हिस्सा है जहां पे एक मैकेनिज्म होती है। अगर हम सेल के ओवरऑल फंक्शन को देखें तो सेल के ज्यादातर फंक्शन सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म यानी इस पोर्शन के फंक्शन के हवाले से देखें तो साइटोप्लाज्म में एक तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स काफी ज्यादा पड़े रहते हैं, इसलिए हम लिखते हैं कि इट इज द साइट फॉर वेरियस यानी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इट इज द साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। काफी ज्यादा रिएक्शंस सेल के जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म ही के अंदर होते हैं, जिसमें से अहम रिएक्शन को हम अगर मेंशन कर लें, मिसाल के तौर पर लेते हैं द ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लाइकोलिसिस एक एनएरोबिक टाइप की रिस्पिरेशन या एरोबिक की भी एक स्टेप है। यानी ग्लाइको से मुराद ग्लूकोज, लिसिस से मुराद ब्रेक डाउन, जिसको हम डिटेल से चैप्टर नंबर बायो एनर्जेटिक्स आई थिंक 7 चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं। ग्लाइको से मुराद ग्लूकोज, लिसिस से मुराद ब्रेक डाउन यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ऐसे काफी ज्यादा रिएक्शंस सेल के सारे साइटोप्लाज्म ही के अंदर होते हैं। नॉट ओनली दिस के साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन, बल्कि साइटोप्लाज्म एक और रोल भी इसका है, काफी ज्यादा रोल, लेकिन मेन दो हम लिखते हैं। इट इज द साइट, साइटोप्लाज्म वाहिद ही वो जगह होती है, इट इज द साइट फॉर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको हम नंबर वाइज डिटेल से पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हम नंबर वाइज पढ़ेंगे, ये सारे के सारे इस पोर्शन में ही पाए जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में से यानी सेलुलर ऑर्गेनेल्स में से या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में से सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जिसका नाम रखा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, अगर हम गौर कर लें, 3 अल्फाज की कॉम्बिनेशन, जिसमें से एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है एंडो, जिससे मुराद इनसाइड के हैं, इनसाइड। प्लाज्मिक का वर्ड अगर आप साइटोप्लाज्म में भी देखें तो इससे मुराद सेल का फ्लूइड वाला हिस्सा यानी लिक्विड पार्ट। और अगर हम रेटिकुलम को देखें तो रेटिकुलम लिया है एक वर्ड से जिसको हम नाम देते हैं नेटवर्क का। किस चीज का? नेटवर्क का। यानी साइटोप्लाज्म ही के अंदर एक नेटवर्क सा पाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो लिखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अगर हम एक सेल को अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू कर लें, अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम एक सेल का मुआयना कर लें, लेकिन शर्त यह है कि माइक्रोस्कोपिक हो, लेकिन उसमें भी शर्त रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर हम एक सेल को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू कर ले तो क्या होगा? वी विल ऑब्जर्व, हमें मुशाहिदे में मिलेगा, वी विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा? द नेटवर्क ऑफ
एक नेटवर्क हमें नजर आएगा, इंटरकनेक्टेड चैनल्स, द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स होंगे, यानी इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क नजर आएगा जो स्प्रेड होगा, फैला हुआ होगा, स्प्रेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के मुकम्मल पोर्शन में एक फैला हुआ होता है। ऐसा नेटवर्क नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से एक जाल बिछा हुआ है, जिसको यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली मेंशन करूंगा। ऐसे नेटवर्क को नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सिरे होते हैं, जिसमें से वन एंड अटैच टू, इनका एक सिरा अटैच होता है टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, तो इसका एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है और अदर जो इनका सिरा होता है, अदर एंड इनका अटैच होता है टू सेल मेम्ब्रेन से, यानी एक सेल मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो एक सिरा एक जगह पे और दूसरा सिरा न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। आते हैं डायग्राम की तरफ। सपोज दिस इज द सेल, हियर इज द न्यूक्लियस। इसमें रेड से मैं जो मेंशन करूंगा, तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनका एक सिरा भी मैंने बताया कि अटैच होता है कहां पे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरा हिस्सा अटैच होता है इनका सेल मेम्ब्रेन के साथ। अगर आप लोग गौर कर लें तो इसकी भी अपने ही मेम्ब्रेन्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, वी कॉल देम द सिस्टर्नी। व्हाट? सिस्टर्नी कहते हैं इनको। तो इसका एक सिरा यहाँ पे अटैच हुआ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ, और ये वाला हिस्सा अटैच हुआ किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और इनके अपने जो किनारे होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, वी कॉल देम द सिस्टर्नी, यानी इनकी भी मेम्ब्रेन, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी अपने मेम्ब्रेन होते हैं इन चैनल्स के। अब अगर हम गौर कर लें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सिंपल ER से लिख सकते हैं, तो इसके अगर हम टाइप्स के हवाले से देखें तो इनके दो टाइप्स हैं। एक का नाम रखा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER। दूसरे का नाम रखा जाता है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER से भी लिख सकते हैं। तो दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वी कैन से कि नॉन ग्रेनुलर है, यानी नॉन ग्रेनुलर से मुराद कि ये गैर दानेदार है, बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। राइबोसोम अलग एक ऑर्गेनेली है जो इंतहाई अहम रोल अदा करती है, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में निकल आते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वी कैन से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक ग्रेनुलर के साथ साथ दानेदार जिसको हम कह सकते हैं, बिकॉज इनके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं आर अटैच्ड, इनके ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो जिन पे राइबोसोम्स अटैच ना हो, वी कॉल देम द स्मूथ, और जिनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो, तो वी कॉल देम द रफ। हम सिंपल लिख सकते हैं, एक को नाम दिया जाता है SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को नाम दिया जाता है RER का, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो अहम टाइप्स। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ
और कौन सा रफ होता है। तो राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर और आके साइटोप्लाज्म में या ये राइबोसोम स्कैटर्ड होते हैं या मेजॉरिटी अटैच होते हैं कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के करीब होगा वो रफ होगा और जो न्यूक्लियस के से दूर सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा बेसिकली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर स्मूथ कहलाते हैं क्योंकि उनके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अगर हम ओवरऑल देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के हवाले से कि रोल क्या अदा करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2-3 अहम रोल हैं, जिसमें से एक रोल आप लोग लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन के बनाने वाले राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं तो वही प्रोटीन सिंथेसिस में अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भी उनके साथ हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट टू दिस इट आल्सो प्ले रोल, एक रोल अदा करती है कहां पे, इन लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स के बनने में। मेटाबॉलिज्म बेसिकली कंबाइंड रिएक्शन को कहा जाता है जोड़ तोड़, बेसिकली यहां पे हम जोड़ कहते हैं लिपिड्स का बनना। एक फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है इट प्ले रोल इन ट्रांसमिशन ले जाने में आप इम्पल्सेस। देखिए बायोलॉजी में हम एक वर्ड यूज करते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स से मुराद जो एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो स्टिमुलाई का, मिसाल के तौर पर आपके फिंगर में कोई नीडल चुभ आती है तो मैसेज कहां पे चला जाता है, आपके नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन को, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इम्पल्स जनरेट हुआ इन इंफॉर्मेशन की कौन सी चीज आपके फिंगर को लगी, तो इन इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है इम्पल्सेस का। तो इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अहम रोल है। और विद इन द सेल आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी रोल अदा करती है विद इन द सेल। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, लेकिन शर्त क्या है, विद इन द सेल। सेल ही के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल का, उनके साथ भी इनका एक अहम रोल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम फर्स्ट ईयर में काफी डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन 9 के हवाले से आप लोगों की बुक में जो मेंशन है इंशाल्लाह वो आप लोग इसी से इजीली पिक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।